RAS मेंस परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए फोर्थ पेपर के विषय में, विशेष करके हिंदी के विषय में मेरा ये अभियान है। अब यह आपके ऊपर है कि आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ों की पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि आप में कैपेसिटी नहीं है कि आप चीज़ों को ठीक से चुन सकें तो आप धोखा खाएंगे। तो भाषा संस्थान एक बहुत ही परिष्कृत संस्थान है भाषा के मामले में। वो आपको आने वाली बातों से या जो सेलेक्ट हुए बच्चे हमारे यहाँ से उनकी सूचना से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अब परीक्षा जो है, अब परीक्षाएं जो होती हैं वो खाली सामान्य परीक्षा नहीं होती। इसके आधार पे आपको नौकरी मिलनी होती है, इसके आधार पे आप सेलेक्ट होते हैं, इसके आधार पे वो गैजेटेड ऑफिसर बनने वाले होते हैं। इसलिए परीक्षक जो है ऐसा प्रश्न बनाते हैं कि यदि आपने हम जैसों से संगति की है तो आप नंबर अच्छे लाएंगे। यदि आपने हम जैसों से संगति नहीं की है तो आप एक भ्रमर जाल में फंस के रह जाएंगे। हिंदी का भ्रमर जाल ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि हिंदी हिंदी हिंदी, तो असल में हिंदी जो है ना, आप जो पढ़ते हो वो 50-60 200 में से 50-60 नंबर ज्यादा नहीं ला सकते आप अपने बलबूते पढ़ के, कभी नहीं ला सकते। उसके कई कारण हैं। और यदि आप किसी एक्सपर्ट से, और वो भी समर्पित एक्सपर्ट हम जैसे से पढ़ते हो, तो आपकी जो तैयारी है वो अपने आप ऐसी हो जाती है, न भूतो न भविष्यति। आप अपने आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे अच्छे हो जाते हैं, ग्रामर में अच्छे हो जाते हैं। तो आज हमने ये प्रसंग लिया है RAS फोर्थ पेपर में हिंदी में, स्ट्रेटेजी ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कैसे बनाई जाए। क्या है, देखिए, हमारे केवल बता देने से आप फोर्थ पेपर में मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला सकते। आपको जुड़ना होगा। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ऑफलाइन जुड़े, यदि आ सकते हो तो। यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं या फिर आप जयपुर के बाहर से हैं तो आपको जुड़ना होगा। सप्ताह में एक दिन भी आप हमसे जुड़ के यहाँ ऑफिस में बैठ के हमारे साथ बैठ के काम करते हैं, हमारी तमाम सीटों को निकालते हैं। तो हमारी जो अध्ययन सामग्री है वो दुनिया से हटके है। दुनिया वाली अध्ययन सामग्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में भारत सरकार की जो संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वहाँ पे मैं उनका परामर्शदाता हूँ। तो वो परामर्शदाता होना, विद्वान होना, कॉलेज का प्रोफेसर होना, ये बड़ी बात नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य बच्चों को भी एक्सपर्ट बना सकते हैं, ये हमारी विशेषता है। कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं नहीं जानते बेचारे कैसे क्या है हिंदी। और ये ज़्यादा ऐसा है कि 6 महीने का कोई कोर्स नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 महीने में आप हमारे साथ बैठ के, देखो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है अंतेवासी होना। हमारे यहाँ परंपरा है गुरु की सन्निधि में बैठना। तो गुरु की सन्निधि में बैठने से जो जानकारी मिलती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आज बेशक ये लोग ऑनलाइन शोर मचा रहे हैं, तो ध्यान रखना जो भी टॉपर्स है ना, वो कोई ऑनलाइन से उतना फायदा नहीं ले पाता है जितना कि ऑफलाइन से गुरु के समक्ष बैठ के लेता है। तो आपका आह्वान है कि आप हमारी स्ट्रेटेजी देखें, आपको उचित लगे तो आप आए। देखिए, हमारे पास ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है, एक तो है 50 अंक और एक है 60 अंक। ये पूर्णांक है, ये दोनों मिलके हो जाते हैं कितने, 110 अंक। ये आपका हिंदी का पर्चा है। मैंने इसमें से 10 अंक निकाल के अंग्रेजी में डाल दिया, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है अंग्रेजी का भाग है। तो 10 यानी 110 नंबर की आपकी हिंदी है। और इस हिंदी में हमने सोचा हुआ है कि भाई आपको लाना है 50 में से 45 नंबर। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपके 45 नंबर आने लगेंगे। 50 में से 45 यानी 90%। और यदि आप हमारे साथ और रहते हैं, करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को करते हैं, जिसमें पल्लवन है, संक्षेपण है, पत्र है, प्रारूप है, निबंध है, इन सबको भी यदि मेरे साथ करते हैं, तो अब इसमें आपका 60% का मतलब है 60%, 60 का 60% 36 अंक। ये 36 अंक भी आप ला सकते हैं। केवल मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये मिनिमम है, ये मिनिमम मार्क्स हैं। लेकिन पता है हमारा मिनिमम भी आपका मैक्सिमम बन जाता है। ये मिनिमम मार्क्स हैं। तो ये कुल कितने हो गए,
6 5 11 के 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 81 नंबर हमारे मिनिमम है। और यदि ये 60% की बजाय 60%, ये 60% है, ये यदि बढ़ के 70 हो जाता है, यदि बढ़ के 70 हो जाता है तो 70 होते ही ये वापस से 7 अंक 42 से 42 अंक हो जाएंगे। यानी ये आपका ये नंबर जो है ना, ये 81 से लेके 90 तक हम जा सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, ये हमारा मिनिमम मार्क्स है। भाषा संस्थान अपनी देखरेख में, अपने सीटों के बदौलत, अपने नॉलेज और आपके आत्म बल का आधान करके आपसे इतना नंबर ले सकता है, 81 और 90। अब चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, या सब प्रतिभाशाली ही बैठते हैं, खुद पे ज़्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हर बच्चा प्रतिभाशाली है, हर अपने अपनी विधा का जानकार है, अच्छा है, होशियार है, सब 80-90 परसेंटाइल है। लेकिन जब तक आप सही स्ट्रेटेजी से काम नहीं करोगे तब तक कोई परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। खासकर हिंदी तो आप कभी नंबर ला ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदी में आपका बहुत सारे टीचर्स का और उनका सबका कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है बचपन से। वो बचपन से भारत सरकार का ही कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है, तो आपका कंसेप्ट की हम क्या बात करें, आपके टीचर्स की क्या बात करें। सबका कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है और सब थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां करके चल रहे हैं। 20-20 साल से तमाम बातों गलत लेके चल रहे हैं। और परीक्षक जो है अनुसंधान करके जब प्रश्न पूछता है तो आपकी 10-12 साल में जो आपने जो गलतियां की हुई हैं, जिसको आपको दूर करने का मौका नहीं मिला, वो आपके नंबरों को घटा देते हैं। और नंबरों घटाते हैं तो आप कभी भी 60-70 से ऊपर नहीं जा पाते हो। तो हमारा जो पूरा जो हमारा ये स्कीम है, जिसके तहत 80 से 90 नंबर हमारे हिंदी में और कम से कम 40 से 50 नंबर अंग्रेजी में। अब बताओ 50 नंबर और 90 नंबर कितना हो गया, 140 हो गया। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि यदि आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आपका नंबर 140 तक जा सकता है। पर वही है, अभी तक बच्चे सजग नहीं हैं या उतना समय देने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के लिए समय चाहिए। आप चाहें कि कोई कार्य विशेष उसकी निर्धारित अवधि से पहले हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिस चीज की जो निर्धारित अवधि है, देखिए आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी लिमिटेड है ना। हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी लिमिटेड है, और ये जो ज्ञान है, जो हिंदी है, उसकी कैपेसिटी, उसका जो स्पान है, उसका जो विस्तार है, वो एक निश्चित है। तो हिंदी का जो विस्तार इतना है, वो इतना ही विस्तार समय लेगा। अब ठीक है, भागते भूत की लंगोटी भली पे चलना है तब भी, और यदि आप फुल फ्लेज की तैयारी करनी है तब भी, दोनों के लिए आपको समय चाहिए। तो और हम लोगों की मजबूरी ये होती है कि आपके पास जो समय है उसी समय में हम निर्धारित करते हैं कि भाई इसमें ये हो जाए। तो आपके 50 से 60 घंटा, 100 घंटा जितना दे सको आप, उसके अनुरूप हम पढ़ाते हैं और हम 80-90 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। वो कैसे, इस पे देखो आप। ये बात आप ध्यान रखें कि हमारी जो RS 4th पेपर की जो स्ट्रेटेजी है, वो मैक्सिमम मार्क्स की है, वो 90 प्लस की है, 80 प्लस की और 90 प्लस की है। तो इसको हम ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, 50 में से हम लाएंगे 45 नंबर। ये कैसे होगा, क्योंकि ये इजी है। ये देखिए, ये मैथ की तरह, इसकी प्रकृति क्या है, मैथ की तरह, गणित की तरह है। यदि आप ध्यान से हम दोनों बैठेंगे तो ये होने लगेगा, हो जाएगा। और 2 बार 3 बार 4 बार की आवृत्ति करेंगे। हमारा जो अध्यापन होता है उसी में प्रैक्टिस होती है, और उसी में हमारा मूल्यांकन और उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब उसमें शामिल होता है। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने का अलग ले रहे हैं, प्रैक्टिस का अलग ले रहे हैं और टेस्ट सीरीज का अलग पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम पूरा, हमारा लक्ष्य ये रहता है 90। हिंदी में 90 कैसे लाया जाए, हिंदी में 80 कैसे लाया जाए, हिंदी में यदि आप 50 ला रहे हो तो उसे 10-20 कैसे बढ़ाया जाए। ये ध्यान रखना, ये सबके लिए नहीं है। 80 और 90 जो सबके लिए नहीं है। 80-90 उसके लिए है जो पात्र है पहले से। 18 जिसके धक्के दे के 50 आ रहे हैं सारी योग्यता लगाने के बाद भी, उसके हम 15-20 नंबर बढ़ा सकते हैं। ये है। तो अब इसमें क्या रणनीति रहेगी उसको देखो आप। इसमें रणनीति हमारी ऐसी रहती है कि जो 50 नंबर का जो प्रश्न है ग्रामर वाला, ये जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है, उसमें
हमारी रणनीति ये रहती है कि आपके जो व्याकरण वाले जो प्रश्न हैं वो मेरे अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं प्रश्न ले लूं मैं यहाँ पे प्रश्न ले लेता हूं प्रत्यय का, और मैं प्रश्न ले लेता हूं संधि का। ठीक है ना? हम और भी ले सकते हैं, हम शब्द युग्म का ले लेते हैं, है ना? शब्द युग्म का हम 3 चीज लेके चलते हैं। ठीक है ना? प्रत्यय का, संधि का, शब्द युग्म का। तो आपका जो लेवल है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो देखिए, प्रत्यय में पहला लेवल हम लेते हैं। जैसे प्रत्यय आप लेते हैं, हमारे पास शब्द है गुणवंत। तो गुणवंत का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। गुणवंत तो आप बहुत जल्दी बता देंगे साहब, गुणवंत का प्रकृति प्रत्यय। ये मैं प्रत्यय ले रहा हूं, ये प्रत्यय पहला लेवल है, तो इसका प्रकृति प्रत्यय होगा, यानी इजी होगा ये। इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा आपका, गुण तो हो जाएगी प्रकृति, और वंत होगा प्रत्यय। वो भी पढ़ा हुआ हो तो करोगे, नहीं तो पता नहीं क्या कर दोगे आप। तो गुणवंत प्रकृति प्रत्यय इजी वाला हो गया ये। ऐसे प्रश्न आते हैं 50%। ठीक है ना? अब हम प्रत्यय का दूसरा लेवल लेते हैं, जिसमें जो प्रश्न है वो 30% तक आ सकता है। जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है सादा, दूसरा नंबर का हमने लिया सादा, सादगी शब्द लिया हमने, सादगी। इसका जो प्रकृति प्रत्यय होगा, आप देखेंगे आपको सूझेगा नहीं, एक बार तो समय लग जाएगा सादगी का प्रकृति प्रत्यय क्या करें, है ना? इसी तरह से तीसरा लेते हैं हम, तो तीसरे में आप देखेंगे हमने लिया चिकीर्षा। तो ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। तो सादगी में क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई साध धन गी करें या फिर सादा धन गी करें, या फिर साध धन अगी करें, या फिर सादा धन ई करें, या फिर साध धन ई करें। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 विकल्प आपके दिमाग में घूमेंगे, भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इस प्रकार से आपको ये सादगी वाला प्रश्न आपको उलझाएगा, भाई कैसे किया जाए। तो ऐसे प्रश्न कितने आते हैं, ऐसे प्रश्न 30% आते हैं। बस उलझ गए आप, 50% सही किया, बाकी उलझ गए आप आकर के यहाँ पे। अच्छा, चिकित्सा देखते हैं। तो चिकित्सा के बारे में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। देखिए, चिकित्सा के बारे में विकल्प ले रहा हूं मैं। ये विकल्प हमारा है, चिकित्सा का विकल्प है ची धन कीर्षा। एक तो ये विकल्प लिया हमने, है ना, की धन कीर्षा, है ना, क्री धन सा, क्रिय धन कीर्षा। अब ये तुम मरे नहीं बता सकते कि इसका जो है उत्तर क्या है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि सब कुछ गोल गोल नहीं। हिंदी को कुछ बेवकूफों ने ऐसा कह रखा है, अरे हिंदी क्या है हिंदी क्या है, और वो ही बेवकूफ जो है ना, वो हिंदी की वजह से मारे जाते हैं हर साल। हिंदी ऐसी नहीं है। हिंदी में बता दूं आपको, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, बंगाली भी जानता हूँ, तमिल भी जानता हूँ, नेपाली जानता हूँ, सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलता हूँ, करता हूँ। हिंदी सबसे टेढ़ी भाषा है, मैंने इसे फील किया। मैं अंग्रेजों को पढ़ाते समय मैंने पाया कि भाई रे भाई, संस्कृत पढ़ाना इजी है, हिंदी पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि हमारी राजभाषा है, मातृभाषा, तो हमें सरल लगती है, पर ऐसा नहीं है। तो देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा वो कृधन सा होगा। ये बताओ अब कैसे जाओगे, कृधन सा पे आप जा ही नहीं सकते।
आप सब पे जाओगे, कृधंसा पे नहीं जाओगे, कभी आप कृधंसा इसका नहीं लिख पाओगे। अब इसमें क्या है कि इसमें एक विशेष ज्ञान अंतर्निहित है, वो ज्ञान तब बता पाएंगे हम जब आप हमारे सामान होंगे। इस बार जो है ना, अब इसका परिणाम देखो, इस बार पूछा था या प्रत्यय से शब्द पूछे थे इसी बार के, इस बार 2024 में आरएस में ये प्रश्न पूछा था, या प्रत्यय शब्द बनाइए। और पता है मूर्खों ने क्या बनाया गया, आया, या आया गया बनाया था। आया गया कोई प्रत्यय होता है क्या? कोई प्रत्यय नहीं होता। ये इससे बनने वाले शब्द हैं दिनचर्या, भार्या, चर्या, भार्या इत्यादि शब्द है ना तत्सम, वो शब्द या प्रत्यय से बनते हैं। और मेरा मतलब इतना सा है कि आपका ये वाला सरल जाएगा, दूसरे वाले में आधा सही होगा आधा गलत होगा, और तीसरा वाला तो आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि वो रिसर्च करके जो बनाएगा परीक्षक, यदि वो परीक्षा की बात आप पकड़ लेते ना तो हर बार मेरिट जो है ना 175 तक जाती। चूंकि वो 25%, 30 ये हो गया 20%, 20 और इसका समझ लो 15%, ये 20 और 15 यानी 25, 20, 10, 30, 35 प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी के जो आपको कभी आता ही नहीं है, परीक्षक को भी नहीं आता है उसको, जो कोचिंग वाले लोग हैं और जो साथी, वो 35% बात को कभी जान ही नहीं सकते कि क्या पूछा है, 35%। लेकिन भाषा संस्थान में पूरे 35 जो छूट रहे हैं ना, वो सब बताया जाएगा, कराया जाएगा। और है कुछ नहीं, मैं बताऊं आपको, ये जो अपवाद में आ रहा है ये अपवाद है, ये अपवाद है जिसकी वजह से आपका चिकित्सा कठिन हो गया। इस अपवाद कितने हैं? मुश्किल से प्रत्यय में अपवाद कितने हैं? 20-25, वो 20-20 एज इट इज रटा देंगे। संधि में अपवाद कितने हैं? संधि में अपवाद मैंने काउंट किए थे, मैंने पाया 17-18 अपवाद संधि के हैं। भाई 17-18 संधि याद कर लो, 15-20 प्रत्यय का याद कर लो, मैं कराऊंगा अपने देख रेख में। उससे क्या होगा कि आपका ये 25%, 20% वाला मामला ठीक हो गया। ठीक होते ही यहां जो आपकी, मतलब आपको मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि 50 नंबर वाला जो आपका मैटर है उसमें आपके नंबर 45 आ सकते हैं यदि आप भाषा संस्थान आचार्य दीपक कुमार के साथ जुड़ के काम करते हो। तो समय देना होगा, आपको बैठना होगा, तब जाके हम 50 में से 45 कर सकते हैं। आप ये सोच के बैठे हो ना निबंध में हम मोर्चा मार लेंगे, निबंध में कोई मोर्चा नहीं मार सकते आप। निबंध 20 नंबर का है तो निबंध के नंबरों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि निबंध 20 नंबर का है। इधर कितना बच गया? इधर 100 नंबर बचे। 100 नंबर में तुम्हारा डब्बा गोल है और 20 में तुम 18 ला रहे हो। अब पता नहीं कैसे लाओगे, जो क्योंकि उस 20 नंबर की जो चाबी है ना, वो चाबी तो ग्रामर में बैठी है, शब्द शुद्धि में है, वाक्य शुद्धि में है, प्रत्यय में है, अच्छे अच्छे शब्दों के प्रयोग में है, कोमा है, बिंदी में है। तो यदि आप ग्रामर नहीं जानते हो, यदि आप इन चीजों को नहीं समझते हो, सीधे निबंध लिखते हो, ठीक है 15 ला रहे हो, लेकिन 100 खो देना और 15 लाना ये कौन सी बड़ी बात है? वो 15 भी तब आएंगी जब इस पे मास्टरी हो आपकी। तो मैंने अभी क्या लिया, प्रत्येक के हमने 3 प्रकार लिए। देखो भाई, एक प्रकार गुणवंत का है, दूसरा प्रकार सादगी वाला है, और तीसरा प्रकार चिकित्सा वाला है। ये जब तीनों करते हैं, इसी तरह से संधि में आप तीनों करोगे, शब्द में तीनों करोगे, पर्याय में तीनों करोगे, विलोम में तीनों करोगे, वन वर्ड में तीनों करोगे, प्रशासनिक शब्दों में तीनों करोगे, मुहावरे में तीनों करोगे, लोकोक्ति में तीनों करोगे, तब जाके आपका 45 बनेगा। एक आध दो गलत होंगे, हम मान के चल रहे हैं, तब जाके 50 में से आपके 45 नंबर आएंगे। तो ग्रामर में हमारी ये रणनीति है कि हम इस तरह से सारी बात को बताएंगे। मैं फिर से आता हूं, प्रत्यय है, प्रत्यय जो है ना गुणवंती जैसे जो प्रत्यय जो सरल है वो एक झटके में हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 घंटे में। आपका जो सादगी वाला पोर्शन है वो 1-2 घंटे में हो जाएगा, और आपका जो चिकित्सा जैसे जो अपवाद हैं वो 1-2 घंटे में हो जाएगा। तो 4, 2, 6, 2, 8, 8-10 घंटे का काम आपका इसका है। तो सारे टॉपिक का जो काम है ना 50 नंबर के लिए,
यही करीब 6 से 10 घंटा, 6 से 10 घंटे, 6 से 10 घंटे का है। 6 से 10 घंटा 12 टॉपिक हैं। तो इस तरह से आप सबको थोड़ा थोड़ा करोगे। अच्छा, जब आप शब्द निर्माण सीख जाते हो तो फिर आपका पर्याय, विलोम, शब्द वर्णमाला इजी हो जाता है। इस तरह से ये है। अब ये समय देना होगा यदि 45 लाना है तो। यदि आप डिसाइड करके बैठते हो कि नहीं 45 हमें नहीं लाना है, हमें तो 30 लाना है, तो ठीक है, 30 लाना है तो कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो जो मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध है, रट्टा मारो, आ जाए, नहीं आए नहीं आए। हम 45 की बात कर रहे हैं, हम 45 की बात कर रहे हैं। यदि ये लाना है तो आपको मेरे पास आना चाहिए। अब मैं आता हूं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में जो बात है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, विस्तृत उत्तरात्मक, विस्तृत उत्तरात्मक में, विस्तृत उत्तरात्मक हमारे पास 50 के कटने के बाद 60 नंबर वाला पोर्शन है। कैसा है? 10 नंबर का है पल्लवन, है ना, 10 का है संक्षेपण, 10 का है प्रारूप लेखन, 10 का है पत्र लेखन, 10, 20, 30, 40 और 20 नंबर का है निबंध लेखन। ठीक है, इस पे मेरा टारगेट है 60% से लेके 70% तक, यानी या तो 36 नंबर या फिर 42 नंबर। ये हमारा टारगेट है, या तो ये या तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा पर्सन लाने का है। तो देखिए पल्लवन पे आइए, मैं रणनीति बता रहा हूं कैसे होगा। पल्लवन जब हम लिखते हैं तो पल्लवन लिखते समय हमारे कुछ हेडिंग्स होते हैं, वो डालने होते हैं, और पल्लवन में आयाम डालने होते हैं। देखिए, एक सांस्कृतिक आयाम, एक ऐतिहासिक आयाम, एक आर्थिक आयाम, एक दार्शनिक आयाम, एक साइकोलॉजिकल आयाम। हम 3 या 4 पैराग्राफ में पल्लवन लिखते हैं। यदि आपने 2-3 आयाम डाल दिए, अच्छा शुरू में 2-3 दिन हमें आयाम जब मुझे डालते हुए देखोगे आप, तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, अरे वाह सर ने ऐसे इस आयाम को डाला है, आप अभ्यस्त हो जाओगे। और इसमें हम आयाम की बात हो गई। अब नीचे समापन जब करते हैं तो समापन हम आपको करने नहीं देंगे। समापन में हम 4-5 लाइन ऐसा लिख देते हैं जो करीबन 40 से 50 शब्दों का होता है। वो लाइन एज इट इज रट लो, और हर ग्रुप में अलग अलग रटाता हूं मैं, हर ग्रुप में अलग अलग रटाता हूं, वो रट लो, कोई भी पल्लवन हो उस पर लिख दो, आपका काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पल्लवन में मुश्किल से आपको 40 शब्द लिखने हैं, पल्लवन में मुश्किल से आपको 40 या 50 शब्द लिखने हैं। बस आपकी खुद की जो लेखन है वो कितना करना है, 40 या 50 शब्द। बाकी 50 शब्द हम रटे रटाए आपको देंगे, वो आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप क्रिएटिव बात लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं, इसकी वजह से जो है ये ठीक से हो नहीं पाता है। तो इसमें हमारा काफी एक बड़ा संबल है कि आप ये कर पाएंगे। वो भी शुद्ध और हाई लेवल का। हम संक्षेपण पे आते हैं। संक्षेपण ऐसा विषय है जो बिल्कुल दुनिया से अलग है, क्योंकि अब तक हम लोग अपनी बात को फैला के लिख रहे थे, लेकिन संक्षेपण में आपको सारी बात को छोटा करके लिखना होता है, अभ्यास कम होता है। तो अभ्यास ऐसा करेंगे हम कि हम संक्षेपण में भी, हमारे कुछ 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं संक्षेपण के। यदि उसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके यहाँ पे संक्षेपण शानदार ढंग से हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आपके 6-6 नंबर आएंगे या 7-7 नंबर आएंगे। यदि सब कुछ ठीक है तो 7-7 नंबर आ सकते हैं, बशर्ते इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि इन सब क्रियाओं को करने में हम लोग गलतियां बहुत करते हैं। आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अशुद्धियां कौन ठीक करेगा? अशुद्धि कर सकते हैं आप, तो अशुद्धि के कारण आपकी ये चीज खराब हो जाती है। प्रारूप में आते हैं। प्रारूप के बारे में बताओ, मैं संक्षेप में बताऊं आपको कि प्रारूप के बारे में और पत्र के बारे में दुनिया ही भ्रांत है।
ये बताओ प्रारूप किसका माने? हमारे पास निदेशालय का, सचिवालय का पत्र है, क्या उसको प्रारूप माने? हमारे पास एनसीईआरटी की पुस्तक है, क्या उस प्रारूप को सही माने? हमारे पास विभिन्न अखबारों में आने वाले आए दिन जो विज्ञापन छप रहे हैं उसको प्रारूप माने? हमारे पास किताबें बहुत सारी, उसको प्रारूप माने? या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक, उसको प्रारूप माने? मैं कहता हूँ ये कोई हमारे लिए प्रमाण नहीं है। हमारे लिए प्रमाण है पत्र और प्रारूप का जो राजभाषा विभाग है। राजभाषा विभाग से मतलब है भाषा विभाग है राजस्थान सरकार का, वो जो प्रारूप तय करती है, भाषा का जो विभाग है वो जो प्रारूप तय करता है, वही प्रारूप हमारे लिए मान्य है आधिकारिक तौर पे, क्योंकि भाषा विभाग का प्रारूप ही आरपीएससी में आधिकारिक रूप से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होता है। राजस्थान सरकार ने बना रखी है ऐसी व्यवस्था, वो जो बनाएगी उसके अनुसार। तो ये जो सब चीजें हैं ये किसको पता है? आप पता नहीं कहां कहां घूम रहे हो, भटक रहे हो, कर रहे हो। प्रारूप गलत होती नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक तो प्रारूप की समस्या का समाधान हम कराते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल मानक ढंग का जो प्रारूप है वही लेते हैं। नंबर 2, हम उसमें कैसी भाषा होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या है, वो हम बताते हैं। इसके बाद आप काफी सारा अभ्यास करने के बाद आप इस 20 नंबर में पंडित बन जाते हो। ये जो 20 नंबर है ना, आपको आने लगता है तो आप बहुत अच्छे नंबर लाने लगते हो। गलतियां, मेरा लक्ष्य होता है गलतियां कम हो जाए, क्योंकि देखिए जब आप मुझे कल मेंस देने वाले एक कैंडिडेट से मेरा मिलना हुआ, वो आया, बैठा, सब बात हुई, उसकी मैंने हिंदी की कॉपी ली, हिंदी नहीं बल्कि उसके कोई सोशियोलॉजी की कॉपी ली मैंने, और देखा उसमें 30 गलतियां थी। कितनी गलतियां थी? 30 गलतियां थी। हिंदी मीडियम का जो मेंस पहले दे चुका है वो कैंडिडेट, अब फिर से मेंस दे रहा, तो गलतियां कितनी थी? 30 थी। बताओ, उसके जब एक पेज पे 30 गलती है तो ये बताओ 20 पेज पे कितनी गलती हो गई? 600 गलती लेके तो आप चल रहे हो। सामान्यतः आप चलो 30 नहीं मानते, आप शुद्ध लिखते होंगे, तो आप कम से कम 500 गलती लेके चल रहे हो। आप अपनी नोटबुक पे, अपनी पुस्तक पे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में या अपनी परीक्षा के हॉल में आप कुल 500 गलतियां उगल रहे हो। कितनी? 500-600 गलती उगल रहे हो। अब 500-600 गलती जो उगल रहे हो, इससे उसका मूड ऑफ हो रहा है जो परीक्षा में कॉपी चेक कर रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो चाहे इकोनॉमिक्स का हो। वो बेवकूफ नहीं है प्रोफेसर, वो हिंदी भाषा जानता है, ठीक है ना। तो हमने ये सोचा है ये जो 600 गलतियां आप कर रहे हो ना, इसे घटा के हम 15 पे ले आए, इसे घटा के हम 0 पे ले आए। जिस दिन 15 और मेरी निगरानी में ही 0 होगा, तुम घर पे बैठ के 0, घर पे बैठ के होता ना तो तुम्हारे 20-25 साल हो गए, तुम आज तक 600 गलतियां कर रहे हो, तो पहले ही कर चुके होते। तो कोई घर पे तुम्हारी गलती ठीक करने वाला नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो गलती कौन ठीक करेगा? भाषा संस्थान आपकी गलतियां ठीक करेगा। 500-600 जो गलती कर रहे हो पूरे एग्जाम में, इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान हो रहा है? हर प्रश्न में आपका आधा और 1 नंबर कम मिल रहा है। ये बताओ 20 प्रश्न हैं, आधा और 1 नंबर कम मिला तो आपके 10 से लेके 15 नंबर कम मिल रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया लिखा है लेकिन आप कम पा रहे हो, कम अंक पा रहे हो। कितना? सब कुछ लिखने के बाद भी 10 से 15 अंक आपका कम हो रहा है। भाषा संस्थान में इसी फीस में, इसी चीज से आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, यदि आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो इसी पेपर से, इसी पढ़ाई से आपका पहला, दूसरा, तीसरा पेपर सही होगा। ये गलतियां घट के कितनी हो जाएंगी? गलतियां घट के 0 हो जाएंगी, या ये 600 गलती घट के 15 हो जाएंगी। जिस दिन 0 और 10 हो गया उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि गलती जो है ना, जो टॉपर्स है उसकी 15-20 गलती है, जो टॉपर्स पहला स्थान उसका 15-20 गलती है, जो फेल हो रहा है उसकी 30-30 गलती है एक पृष्ठ पर, या पूरे निबंध में, या पूरे जो आपका जो कॉपियां हैं सबको मिला के टॉपर्स 15 गलती कर रहा है और आप 400-500 गलती कर रहे हो, तो कहां से सेलेक्ट होगे? लिखते रहो, लिखते रहो, जिंदगी बिता दो, आप घूमते रहो, घूमते रहोगे, मकर जाल में फंसे रहोगे, कभी पास होना मुश्किल हो जाएगा। अब यदि ऊपर वाले लोग कम पढ़े लिखे आए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए,
तो आप ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि कहीं से कुछ टपके तो मैं कैच कर लूं? ऐसा क्यों सोचते हो आप ये सोचो कि मैं अपने बलबूते पे इस परीक्षा को पास करूंगा। यदि ऐसा मानस है तो भाषा संस्थान आपके सौभाग्य से खुला हुआ है। आप यहाँ आ सकते हो, चीजों को ले सकते हो। बाकी देखो, एक कहावत है हिंदी में, अंग्रेजी संस्कृत में, न रत्न अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। रत्न किसी को ढूंढता नहीं है, ध्यान रखना। रत्न जो होता है ना, वो किसी को ढूंढता नहीं है। भाषा संस्थान रत्न है। मृग्यते हि तत्, भाषा संस्थान ढूंढा जाना चाहिए। आपको जरूरत है, आप आइए, ढूंढिए भाषा संस्थान को और ये लाभ लीजिए, क्योंकि हम जिंदगी बनाते हैं, आप हमें थोड़े से शुल्क देते हैं और सौभाग्य है कि हम जैसे लोग अभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो न रत्न अन्विष्यति मृग्यते हि तत्, रत्न को ढूंढा जाता है, रत्न किसी को ढूंढने नहीं जाता है ना। ये कालिदास ने कहा था शकुंतला के लिए कि शकुंतला जैसी रत्न, स्त्री रत्न को ढूंढा जाना चाहिए, न कि शकुंतला अपने हस्बैंड ढूंढती फिरेगी। ऐसा नियम नहीं है। जो श्रेष्ठ होता है, तो भाषा संस्थान जो है ना, ये शकुंतला की प्रतिनिधि है, समझे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हम सत्य को उद्घाटित करते हैं और आपके 15-15 साल में जो षडांध मार की बीमारी बैठी है, अशुद्धता की, कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है भाषा का, वो सब हम दूर करते हैं। और जैसे वो बीमारी दूर होती है, कांटा निकल जाता है, आप मस्त हो जाते हो। तो इन सब के लिए भाषा संस्थान है। ये चीजें हमारी विश्लेषणात्मक थी। बाकी इसकी पढ़ाई केवल ये बता देने से कि आप तैरो, हाथ पैर मारो और तैर जाओगे, इससे कोई तैरना नहीं सीखता है। तैरना सिखाने के लिए उस कोच को उसके साथ पानी में उतरना पड़ता है, तब जाके तैरना सीख पाता है। चौका छक्का आपको मारना है, हम केवल टेक्निक बताएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, किसकी वजह से छक्का नहीं लग रहा है, वो टेक्निक हम बताएंगे। तो मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये हमारा जो कथन है ये क्रांतिकारी होगा और आप इसे समझेंगे और आप हमारे पास आएंगे। आइए, बात कीजिए, देखिए। और हमारे कुछ योजनाएं हैं, जैसे हम प्रति रविवार के दिन एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट लेने जा रहे हैं। हर सप्ताह में एक टेस्ट होगा, वो आंशिक होगा, पूर्ण होगा, वो डिपेंड करता है। आप आइए, उसका समय जो है ना वो 12 बजे का है। आप आएँ, इसे देखें, करें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम जैसे सूचना आती जाएगी हम बताते चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम पुनः अगले उसमें मिलते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।